दोनों के लिए। बाकी सी प्रोग्रामिंग और रियल लाइफ हैकिंग तो मैं देख ही रहा हूँ। चलो तो रिकॉर्ड हो रहा है आई गेस। ठीक है, तो पहला इन्फॉर्मेशन जो मुझे देना था वो ये कि आज 9 बजे मिस आउट मत करना। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं, वो क्या बताएंगे वो अपने हिसाब से बताएंगी। एंड शी इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, तो अभी वो उनका कुछ इंटर्नशिप वगैरह वगैरह कुछ चल रहा है, तो आई गेस कि वो थोड़ा ठीक ठाक बता पाए फोरेंसिक्स में, इन्वेस्टिगेशन वाले में। आई हेल्प कि वहां पे कुछ अगर इशूज आई तो फिर मैं कनेक्ट होऊंगा उसमें, नहीं तो फिर राजेश सर। अभी हमारा इवेंट्स काफी ज्यादा इंगेज है, इस वजह से 15-16 तक वापस से कुछ भी चीजें एड ऑन नहीं होंगी। उसके बाद 2 क्लासेस चलेंगे, वन फॉर द सी प्रोग्रामिंग एंड वन फॉर द, कौन है यार बच्चे इतने मैसेजेस करते हैं। ठीक है, चलो तो हमने जो पढ़ा था लास्ट टर्म पे, क्या पढ़ा था सी प्रोग्रामिंग में, लास्ट क्लासेस में क्या बताया गया था, एक बार बताना जरा मुझे। तुम लोग के लिए हेक्टिक तो नहीं जाएगा कॉलेज से पढ़ के आने के बाद फिर ये भी अटेंड करो, और ये वाला उसके बाद ही उसी प्लेलिस्ट में अपलोड होता जाएगा सेशन, ठीक है। एक मिनट बस और दो बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। उसमें मुझे कोई रिमाइंड कराना जरा, कंपाइलेशन प्रोसेस पता है क्या मैंने उसमें, नहीं बताया। जितने लोगों ने देखा है कंपाइलेशन प्रोसेस बताया मैंने उसमें। स्टोरेज क्लासेस पढ़े आप लोगों ने, मुझे बताना जरा। अभी खुद का हेडर फाइल बनाना आ गया सबको? वीडियो को देख के हम एक बार रिकैप कर लेते हैं आज का, क्योंकि काफी टाइम से रह गया था ये क्लासेस। चलो तो इस क्लासेस में आपको हेडर फाइल खुद का बनाना आ गया होगा। अभी आपको वो भी समझ में आया होगा कि डबल कोट्स या फिर जो एंगुलर ब्रैकेट्स वगैरह जो हम डालते हैं उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो टीचर्स वगैरह जनरली आपको बताया होगा कि नहीं, आप हमेशा जो है ऐसे ही ब्रैकेट्स वगैरह का यूज करेंगे तभी काम चलेगा। बट वैसा कुछ नहीं है, आपको कहाँ पे ये वाले डबल कोट्स के अंदर में डालने हैं हेडर फाइल को, और कहाँ पे ऐसे ब्रैकेट के अंदर में स्टूडियो फाइल को डालने हैं, ये आपको टीचर्स ने बताया होगा, ठीक है। नहीं बताया होगा तो मैंने पढ़ा दिया उसमें। आप टीचर्स को पूछ भी सकते हैं कि डबल कोट्स का क्या यूज है और इसका क्या यूज है। अब तो यहाँ से पढ़ने के बाद थोड़े बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करना टीचर को, देखना कितना बताते हैं वो। ये हो गया। इसके बाद फिर हमने दूसरे क्लासेस में पढ़ा होगा सी प्रोग्राम एंड ट्विस्ट। तो इसमें मैंने कोई एक प्रोग्राम लिखा था क्या, इसमें कुछ लिखा था इसमें मैंने, बताना जरा। गेट सी एच या क्लियर स्क्रीन का मतलब बताया इसमें। मतलब सिर्फ मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर, 7 टॉपिक जो है फिर हम देंगे, क्योंकि पॉइंटर उस चीज को देखेंगे। सिलेबस वाला है तो इसमें देखते हैं। आपको 2 बता या सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे, ठीक है, मतलब तो काफी डिटेल में मैंने ये समझाया था इसमें, क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच का मतलब क्या था, तो ये बता दिया था। बुक भी लिखने वाला हूँ, ओके, बताना कि क्या टोकेन्स पढ़ा दिए मैंने, टोकेन सबका क्लियर है। टोकेन्स आई थिंक सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ाया होगा मैंने। क्या लिखा नहीं पता कि वो क्या, बिल्कुल माइनर कंसेप्ट पहला प्रोग्राम लिखा बताया, तो टोकेन टोकेन जल्दी जल्दी बताते जाओ मुझे, रिस्पॉन्स करके अनम्यूट करके भी। ओपन की सबसे पुराना कंपाइलर छूट गया अंग्रेजों के जमाने का जिसको मैं बोलता हूं, रैम रोम कैश मेमोरी सेकेंडरी डिलीटेड डाटा इंक्रीमेंट तो मतलब हमारा टोकेन्स पे ही चल रहा था, था ना, तो अलग डाटा टाइप वगैरह यहाँ पे मैंने बता रखा है, ठीक है।
चलो आज का जो टॉपिक्स है मैं वापस एक बार ना रिकैप कर देता हूँ कि अभी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जहां तक हमारा हो रखा था उसके बाद। तो हम पढ़ने वाले हैं, अरे हट जा भाई, हट क्यों नहीं रहा ये? अरे कट कर दो यार, इसको हटाओ। चलो, तो सी प्रोग्रामिंग में मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ। टोकेन, टोकेन क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। राइट, हमने जो समझा होगा। अभी मैं 10 मिनट के लिए रिकेप क्लासेस चला रहा हूँ कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं उसके बेसिस पे। तो मैंने टोकेन्स को 4-5 कैटेगराइज करा, बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में जाऊंगा मैं। ऐसे ऐसे करके कैटेगरी मैंने बनाया, उसमें मैंने बताया होगा कीवर्ड्स और आपके उसमें लिटरल्स, उसमें पंचुएटर्स, उसमें ऑपरेटर्स, राइट, आइडेंटिफायर्स, ये सब बताया क्या मैंने? एक बार जल्दी क्लियर करो। अनम्यूट करके बोल दिया करना, ऐसा चैट में मुझे 2-2 मिनट का रुकना पड़ जाता है। 2-2 मिनट का आपको टाइमिंग नहीं पता, ठीक है? मैं 2-2 मिनट के टाइमिंग कैलकुलेशन बताऊं? किसी बच्चे ने मुझे बोला जो पहले से कनेक्टेड था मेरे साथ में, उसने बोला सर आप स्टेटस वगैरह हमारा नहीं देखते व्हाट्सअप वगैरह पे। फिर मैंने उसको अपना व्हाट्सअप ओपन करके बताया, उसमें कम से कम 50 से 100 लोग डेली स्टेटस डालते हैं, ठीक है? अब डेली स्टेटस डालते हैं, अगर अप्रोक्सीमेटली एक कोई का 2 स्टेटस काउंट करके चलो 30 मिनट के अप्रोक्स में, तो 1 मिनट to 2 मिनट जाता है। किसी ने 3-4 डाल दिया स्टेटस तो अब 2 मिनट भी अगर मैं एवरेज पकड़ू उसमें, आप समझ लो कि आप 50 लोगों का कितना मिनट जाएगा? तो 100 मिनट, दैट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली मैं 1.5-2 घंटा सिर्फ स्टेटस देखने में लगाऊंगा अपना। वो सिर्फ 50 लोगों का बताया मैंने, 100 लोग होंगे तो 4 घंटा जाएगा मेरा सिर्फ स्टेटस देखने में। सो टाइमिंग का वो गेम है। अभी जल्दी बताओ मुझे, इतनी देर में तो टाइप भी कर देते। ये बताया है कि नहीं बताया है मैंने यहाँ पे? कीवर्ड्स, पंचुएटर्स, ऑपरेटर्स वगैरह। हो गया था ना? तो इतना लेट क्यों रिप्लाई कर रहे हो यार? 2 मिनट मेरा टाइम चला गया, बताओ तुम्हारा भी टाइम चला गया। तुरंत तुरंत रिप्लाई करो ना, अभी तो जस्ट पढ़े होगे तो पता होगा। चलो, ये हो गया था ना? तो ये होने के बाद जो है हमने इसको इरेज ही करता हूँ फिर। इसमें से मैक्सिमम पोर्शन हमारा पढ़ना बाकी रह गया है, जिसको हमने अच्छे से डील नहीं करा होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, अगर मैं एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पे, इंट x इज इक्वल टू 5, दिस नंबर ऑफ टोकन इन दिस स्टेटमेंट कितने हैं? हाउ मेनी टोकेन्स आर देयर? टोकेन्स ये गेट में पूछे जाते हैं, ठीक है? आर देयर इन एबव, बताओ। 5 इज द राइट आंसर। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया, आप टोकन पे अच्छे से रिवाइज करो कि टोकन्स क्या होते हैं, तो ऐसे पता चलेगा। मैं एक टेस्ट भी लूंगा हमारा खत्म होने के बाद। तो अगर सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स वगैरह क्लियर है तो आपके नॉर्मल पैकेजेस के लिए आप सही जा रहे हैं। उसका मुझे सिर्फ डीएसए वगैरह पे थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना पड़ेगा, और थोड़े बहुत कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग आपका एक साइड से सिक्योर हो जाएगा। सो 5 टोकन है, वाई? बिकॉज हमने टोकन से पढ़ा था प्रोग्राम में यूज होने वाले हर एक छोटे से छोटा इंडिविजुअल टुकड़ा, जैसे एक इंट एक टुकड़ा हो गया, एक्स एक टुकड़ा हो गया, ठीक है, इक्वल टू एक टुकड़ा हो गया, 5 एक टुकड़ा हो गया, और फिर हमारा ये सेमीकोलन एक टुकड़ा हो गया। अब मुझे जरा बताना, इंट जो है कौन सा टोकेन का टाइप है? तो 5 हमने काउंट कर लिए, ऐसे होंगे 5 नंबर ऑफ टोकेन। इंट कौन सा टोकेन का कैटेगरी में आता है? कोई तो अच्छा से पढ़ा होगा, बताओ जरा। कीवर्ड, राइट। अभी मुझे बताओ, एक्स कौन सा टोकेन का कैटेगरी है? एक्स, ठीक है, राइट। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर में जितने भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं एबीसी ऐसा कुछ करके, वो हमारा आइडेंटिफायर में आता है। अभी इक्वल टू बताओ। ऑपरेटर, राइट। इसके बाद फिर 5 बताओ।
लिटरल्स, राइट, एंड सेमीकोलन, पंचुएटस, वेरी गुड, सही है। तो बाकी लोगों का क्या है, बाकी लोगों को समझ भी नहीं आया या आप टाइप नहीं कर पा रहे हो इससे स्पीड में? तो समझो, देखो बाकी लोग जिन लोगों ने अच्छे से उसको नहीं पढ़ा, तो देयर इज अ लूप होल्स कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो और आपके बैचमेट्स कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। यहीं से एक इंसान जो है, एक स्टूडेंट जो है, उसकी वो पता चलने लग जाता है कि कौन सा स्टूडेंट सही डायरेक्शन में पढ़ रहा है, कौन सा स्टूडेंट गलत डायरेक्शन में पढ़ रहा है। तो जाके अच्छे से प्रिपेयर करो, ये सब पता होना चाहिए। मैं एक टेस्ट लूंगा, ठीक है, उस टेस्ट के बेसिस पे जिनके अच्छे नंबर्स आएंगे उनको ऐसा तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आगे के लिए मेरे ध्यान में रहे कि ये बच्चे ने अच्छे से मेहनत वगैरह कर रखा है, तो फ्यूचर में मैं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज या कुछ और आगे हायर लेवल के लोगों के साथ में कनेक्ट कराना है, उनका एक लेवल अप करने के लिए मैं पूरी हेल्प करूंगा, जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जिनका बेसिक से क्लियर नहीं रहेगा तो फिर उनको क्या करा सकते हैं। तो मैंने एक वर्ड में, एक स्टेटमेंट में पूरा का पूरा टोकेन्स को कवर अप कर लिया, तो आप अच्छे से क्लियर करो। एक मुझे और क्वेश्चन का जवाब देना, अगर मैंने यहाँ पे लिखा लक्ष्य और ये LAKSH ना, हाँ ठीक है, अभी ये क्या है बताओ, टोकेन के किसी टाइप में से है या फिर क्या है ये पूरा फंक्शंस है। गुड, वेरी गुड, ठीक है, ये फंक्शंस है, इतना तक मैंने बताया था, ठीक है। चलो, अगर मैं सिंपली लिखूं लक्ष्य, अब ये बताओ तो अगर कहीं प्रोग्राम में सिर्फ लक्ष्य लिखे तो ये क्या है? बाकी लोग बताओ, बताओ योगेश, मनीषा बताओ, सिर्फ लक्ष्य क्या है? वेरिएबल तो टोकन के टाइप में आते ही नहीं। चलो ठीक है, आपने वेरिएबल बताया, सही है। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स, हाँ चलो ठीक है, इस केसेस में ठीक है, चलो आइडेंटिफायर ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, अब हम एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, अभी तक हमने कोई एक प्रोग्राम बनाया था उसमें एक भी, जिसमें कि हम कुछ नंबर्स वगैरह को प्रिंट करें या बाकी सारा कुछ ऐसा कुछ? प्रिंटेस पे तो हमने देख लिया था, स्कैनर से हमने नहीं देखा था। तो अभी ना हम एक, वी आर गोइंग टू राइट अ बेसिक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, क्योंकि मुझे नहीं पता पहले मैंने क्या पढ़ाया था। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट या फिर तो टू ऐड टू नंबर्स। हम सिंपली दो नंबर को ऐड करेंगे और उसमें काफी सारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि काफी बिगिनिंग से क्लासेस चल रही हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम जो है दो प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं और दो नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे। ये प्रोग्राम मैंने बताया हुआ है क्या, एक बेसिक जिसमें स्कैनर का भी यूज हुआ हो, जो हमने पहले पढ़े थे उसमें, कि मैं भूल गया, पिछले वीडियोस में 1 साल हो गए उस वीडियोस को डाले हुए। ठीक है, तो देव CPP पे मैं काम करने जा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा हैज इंक्लूड, तो अब ना ऐसे जो बाकी नॉर्मल टीचर्स पढ़ाते हैं वैसे रटने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा डिटेल में समझाया था। हम studio.h क्यों लगा रहे हैं, conio.h क्यों लगा रहे हैं, तो चाहो तो लगाना है लगा सकते हो यहाँ पे, लेकिन इस जगह पे conio.h लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पहले वाले हमारे जो कंपाइलर्स थे उसमें यूज पड़ती थी। मैंने यहाँ पे लिखा void main, ठीक है, void main, एंड देन मैंने ये लिखा, इसके बाद फिर मैं नीचे जाऊंगा। तो कोई भी प्रोग्राम मिले, देखो अभी स्टार्टिंग के 2 दिन में बहुत बेसिक्स पे काम करूंगा, ताकि जिन लोगों को अभी तक भी डर लग रहा था वो एटलीस्ट उन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं भी देख रखे हैं, तो उनका कुछ कुछ कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होगा, बट प्रोग्राम से लिखना उनको आ जाएगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ रिपीटिंग क्लासेस। कल के बाद से हम थोड़े आगे बढ़ेंगे इसमें डीपली, बट इसको छोड़ मत देना, जिनको आता है बोल के ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक क्लासेस में कुछ ना कुछ डिफरेंट कहानियां या कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन में देता हूँ। तो यहां तक तो आपको लिखना ही लिखना है। हैज इंक्लूड studio.h, void में मैंने लिखा, एंड देन फिर मैंने यहाँ मैं मुझे क्या करूंगा, मुझे दो सॉरी नंबर्स को ऐड करने। तो कभी भी ना ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो पहले दिमाग में करना है हमारे पास क्या 2 नंबर हैं। अगर नहीं है तो पहला डाउट तो यही कि क्वेश्चन जिसने दिया उससे हम पूछेंगे कि 2 नंबर हमें यूजर से पूछना है या फिर हमें खुद ब खुद असाइन करना है। तो हमने बोला कि अभी खुद ब खुद असाइन कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू हमने लिख लिया 5, एंड फिर हमने लिख लिया b इज इक्वल टू 10 असाइन कर दिया, ऐसा असाइन कर दिया हमने। अब इसको हम और एक तरीके से भी कर सकते थे, कैसे? हमने लिखा इंट a
और सॉरी इंट यहाँ पे b इज इक्वल टू, ऐसा लाइन हम बढ़ा भी सकते थे इसको करने के लिए, ऊपर वाले b को हम मिटा देते, बट मैंने एक लाइन में लिख दिया। आपको जैसे समझ में आता है वैसे लिखना, ठीक है। और इसको भी ना आप पहले सोचना ही मत, इसको पहले सोचना ही मत, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी दो तरीके से इसको बताऊंगा। इंट a इज इक्वल टू हमने लिखा 5 एंड देन हमने दिया कोमा b इज इक्वल टू हमने दिया 10, ठीक है, ऐसा लिख लिया हमने। अब मुझे इन दोनों नंबर का सम करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सम इज इक्वल टू 5 प्लस 10 यहाँ पे डाल दिया। अब ये सम कहाँ से उड़ता उड़ता आ गया, तो मैं इसी चीज की बात कर रहा था। पहले आप लॉजिक लिखते जाना, उसके बाद आपको आएगा कि यार ये सॉरी a प्लस बी करना, सम इज इक्वल टू a प्लस बी हमने किया। तो सम नाम का ऐसा कोई वेरिएबल तो बनाया नहीं था हमने। अभी a नाम का एक बड़ा सा बॉक्स बना होगा जिसमें 5 गया होगा, b नाम का एक बड़ा सा बॉक्स बना होगा जिसमें हमारा 10 गया होगा, बट ये कहाँ से आ गया, सम नाम का जैसा कोई वेरिएबल तो है नहीं जिसमें दोनों को ऐड करके डाल दे। तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा भाई एंड आपको जो है सम नाम का भी एक वेरिएबल है, बाद में लिखना उसको। कई बार टीचर्स बड़े बड़े प्रोग्राम में भी आगे अब जाओगे लिख देते हैं स्टार्टिंग में कि इंट आई वाई जेड एक्स वाई जेड आई जे के एल ऐसा कुछ लिख देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा यार मैं स्टार्टिंग में ही कैसे डिक्लेयर करूं। मत लिखना स्टार्टिंग में, मैं बिल्कुल बिगनिंग से लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ, जिनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है प्रोग्राम लिखने में। तो ऊपर का ना इसको ध्यान ही मत देना, ठीक है। यहाँ से शुरू करना आप सीधे, सम a प्लस बी बराबर, अब a बराबर कुछ है ही नहीं, b बराबर कुछ है ही नहीं, तो आप उसको जाके ऊपर डिक्लेयर कर दिए, सम को आपने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंटफ प्रिंटफ प्रिंटफ, और हमने यहाँ पे लिखा क्या, हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू %d, राइट। वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू %d, और यहाँ पे मैंने किसको प्रिंट आउट करा दिया, सम को प्रिंट आउट करा दिया, राइट। तो अभी हमारा ये प्रोग्राम सही सलामत रन कर जाएगा और हमें जो है 15 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, हालांकि मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं पढ़ाया था, ये %d क्यों लगाया, %d इंटीजर तरीके के नंबर को प्रिंट कराने के लिए करा जाता है। और ये मैं जब बाद में डिटेल पढ़ाऊंगा तो सिर्फ %d ही नहीं और भी कई सारे डेनिस रिची ने बना रखे हैं, तो उससे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। आई रिकमेंड सब बुक 2 कि जिससे आप सी प्रोग्रामिंग को डेप्थ में समझ सके। तो आलतू फालतू की बुक से मत पढ़ना, मैं एक दो बुक आपको रिकमेंड कर दूंगा। तो %d हमारा इंटीजर तरीके के नंबर को प्रिंट कराने के लिए या स्कैन करने के लिए है, बट सिर्फ %d ही नहीं, हम %i भी लिख सकते हैं, तब भी वो हमारा सही हो जाएगा। तो जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा, बट मुझे अभी थोड़ा सा बेसिक प्रोग्राम को समझाना है, उसके लिए समझा रहा हूं। मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ add.cpp, इसको सेव किया एंड हम एग्जीक्यूट पे जाते हैं, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। तो क्या गड़बड़ किया, अच्छा मस्ट रिटर्न इंट, ठीक है। तो अभी सही है, हमें जो है वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू 15 वैल्यू आ रही है। सो दैट इज करेक्टली, हमने बिल्कुल सही तरीके से बनाया, जो हमने यहाँ पे आई लिखा तब भी, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस। आप जब भी पढ़ते हैं, हमारा पहले पहले पढ़ने का यही फायदा होगा, जब आप टीचर से पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा, उनसे पूछ पाछ के देखो कि वो क्या एक्सप्लेनेशन बताते हैं इससे, क्योंकि हम तो सब रटा रटाया करते हैं। जैसे मैंने डबल कोट्स का कंसेप्ट बताया था, वो भी नहीं बताते लोग, तो इतना भी कुछ नहीं रटना है। जो एक्चुअलिटी है और क्या क्या डिफाइन करेगा हम पूरा जानेंगे, उसके बाद उसका स्पेसिफिक यूज कहाँ पे कर सकते। अगर आप %i भी लिख रहे हो इंटीजर केसेस में तो मेरे हिसाब से कोई गलत है नहीं। फ्लोट के लिए भी वैसे ही कई सारे मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसके लिए भी कोई गलत वगैरह है नहीं। एक चीज आपको अभी ऑड लगी होगी कि मैंने यहाँ पे मेन के अंदर में वॉइड लिख दिया, तो ये हमारा जो है ऐसा तो आपने कम ही डाल रखा होगा, राइट। तो इसके भी आगे कंसेप्ट को समझेंगे। मेन इज एक्चुअली अ फंक्शन, मेन हमारा एक फंक्शन है। अब वो फंक्शन किस तरीके के वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है उसके लिए हम इंट या वॉइड वगैरह डालते हैं। तो ये हम जब फंक्शन जाएंगे ना तो काफी डिटेल में समझाऊंगा। ये बहुत लाइक आप फाइनल ईयर के बच्चे से पूछ लो कि वहां पे इंट या वॉइड वगैरह हम डालते हैं या कुछ और डाल दे, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछ के देखना कि मेन में हमने कुछ नहीं डाला, सिर्फ ऐसा छोड़ दिया, तो ये क्या प्रोग्राम सही है, ये प्रोग्राम सही है। अगर किसी ने गलत काटा तो लड़ा जाओ, ठीक है। तो अभी कंसेप्ट अच्छे से समझना है कि हम इंट ही क्यों डाल रहे हैं, हम वॉइड ही क्यों डाल रहे हैं, आगे नीचे में रिटर्न 0 लगाना जरूरी है क्या, क्योंकि मैंने फंक्शन कंसेप्ट पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं वॉइड पे काम कर रहा हूँ। उसने ईरर दिया, मैंने उसके अंदर में और स्पेसिफाई कर दिया कि अब वहां पे वॉइड डाल देता हूँ। जो हम इंट वहां पे डालते हैं उसके अंदर में भी इंट डाल सकते हैं, बट इन सब चीजों का कंसेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसा नहीं कि हमने ऊपर में ही रटा रटाया, वैसे आगे भी हमने इंट डाला, रिटर्न 0 डाला, ऐसे कुछ काम कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे और दिमाग हमारे खुलेंगे जो रिपीटेड पैटर्न से हटके हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे। ये इसलिए है ताकि आप सोच सको कि ये प्रोग्राम्स कैसे
बने होंगे या आगे हम कुछ नई चीजें बना सकते, नहीं तो सिर्फ रटा रटाया करा तो समझ में नहीं आएगा कि हम ऐसे कुछ चेंजेस हो, क्या पता कुछ नए कंसेप्ट प्रोग्राम आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में इंटरव्यू के टाइम पे, आपने ऐसा देखा ही ना हो तो गड़बड़ हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा void main एंड फिलहाल के लिए तो void लिखा एंड दैट्स इट, तो हमारा काम चल गया। तो प्रिंटफ का कंसेप्ट तो क्लियर था। अब मैं इस दो प्रोग्राम को यूजर से पूछ के करना चाहता हूं कि यूजर पहले 2 नंबर दे और उसके बाद फिर हम उसको सम कराएं। तो ये इसका तो जरूरत ही नहीं था, आप इसको सोचना ही मत। सबसे पहले वही सोचना, अच्छा 2 नंबर यूजर से पूछना है तो पहले ही प्रिंटफ कर देना, प्रिंटफ, और अब यहाँ पे टाइप करना इंटर 2 नंबर। अच्छा, डबल कोट्स के अंदर में हम कुछ भी लिखे उसका ज्यादा कोई ऐसा कुछ खास मतलब होता नहीं, जैसा लिखा है वैसे प्रिंट आउट हो जाएगा। इंटर 2 नंबर 2 नंबर, तो सामने वाला जो इंसान होगा वो 2 नंबर प्रेस करेगा, राइट। अब उसको हमने क्या किया, स्कैनफ फंक्शन को यूज किया। स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर लाइक हम रीड करते हैं इससे जो भी डाटा वहां पे सामने वाला प्रेस करेगा, तो हमने ये दिया एंड देन दिस, और हम यहाँ पे लगाएंगे सिंपली %d क्योंकि 2 बार हमें स्कैन करने हैं, परसेंटेज लिख दिया क्या, %d, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ पे दिया एड्रेस ऑफ, इस ऑपरेटर को बोलते हैं एड्रेस ऑफ ए। अब हम उसको डालेंगे कहाँ पे, हमारे पास तो वेरिएबल ही नहीं, तो मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि यहाँ पे 2 किस तरीके के डाटा टाइप है जिसको हम स्कैन कराना चाहते हैं। उसके लिए मैंने %d लिखा कि पहला नंबर जो प्रेस होगा वो हमारा ए पे चला जाएगा, बट ए तो है ही, देखो यहाँ पे मैंने एड्रेस बता रखा है कि ए के एड्रेस पे चला जाइए, तो ऊपर जाके हमें बनाना पड़ेगा इंट ए। तो ऐसे फिर बाद में सोचना फिर डिक्लेयर करना, जब तक कि आपको हैबिट नहीं हो जाता है कि आप कैसे बना रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सम आ गया तो सम भी बना दो, कोमा देके सम भी बना दो ऐसे करके। अब यूजर जो है कोई भी नंबर इनपुट देगा तो वो अकॉर्डिंगली सम हो जाएगा और फिर हमारा प्रिंट भी हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा इस तरीके से। इस वाले जगह पे कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार मुझे बताना यहाँ तक समझ में आया स्कैनफ कैसे काम करता है। अगर हमें किसी भी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है या स्कैन करना है, देन फॉर्मेट इज दिस फॉर द सी प्रोग्रामिंग। अगर मुझे एक ही नंबर को स्कैन करना होता तो सिर्फ %a लिखता और ए एड्रेस ऑफ ए में जाता है, एड्रेस ऑफ बी के लिए जो है हमारा नहीं जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई किया ही नहीं उसमें। दिस इज द कंसेप्ट, और इसको हम रन करेंगे तो ये काम तो हमारा कर जाएगा। बट मुझे जरा बताना कि यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया प्रिंटफ और स्कैनफ का कंसेप्ट। स्कैनफ में थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, चलो समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी हम पहले पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, देख लें। चलो, मैंने वो सब भी तुम लोग को बताया होगा ना, ऑक्टल नंबर वगैरह के केस वगैरह कि 0x वगैरह 09 वगैरह वो नहीं काम करेगा, ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसको बताया होगा मैंने। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस देखें या फिर तो थोड़ा और प्रोग्राम देख लें। चलो ठीक है, अभी इस पे ही थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी नहीं पढ़ते, हम सिर्फ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं डाटा टाइप। चलो इसको देख लेते हैं, एक तो कर ही लेते हैं, डाटा टाइप्स हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्पेसिफायर्स, ठीक। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होंगे, कैसे होंगे, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। मैं एक पूरा चार्ट ऐसे बनाने जा रहा हूँ, इंटीजर के लिए क्या होंगे और बाकी चीजों के लिए क्या होंगे, उसको एक बार देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि इंटीजर है, इंटीजर है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक मिनट है, इंटीजर को हम डिनोट करेंगे इंट से, इसके लिए हम लिखेंगे %d, राइट। तो ये हमारा इसमें काम कर जाएगा। और मैं यहाँ पे कोमा करके %i भी लिख देता हूँ, %i भी कर लेना, स्पेसिफिक यूज हम देखेंगे उसको। तो ये इंटीजर तरीके के वैल्यूज को इन करने के लिए या आउट करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हमारा दूसरा तरीके का जो है उसको समझते हैं थोड़ा। हमने यहाँ पे लिखा फ्लोट, या फिर हम डेसिमल वाले वैल्यू समझ लेते हैं, इसको हम दिखाते हैं फ्लोट से ही, समझ जाना वो डेसिमल वैल्यूज के लिए मैंने वो लिख रखा है। तो
डेसिमल वैल्यू के लिए हम क्या लिखते हैं, इधर लिख रहा हूं मैं, हम यूज कर सकते हैं %f जो कि मोस्ट कॉमन है। इसके बाद फिर क्या, इसके बाद हम यूज कर सकते हैं %e, और क्या यूज कर सकते हैं, इसके बाद हम परसेंट यूज कर सकते हैं %g, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं हम, इसके बाद यूज कर सकते हैं परसेंट, क्या था, ए था आई गेस, ए होगा, बट छोड़ो इसको, ऑप्शन लेके चलो, इतना ही जानो, ठीक है। सो दिस इज यूज फॉर लाइक प्रिंटिंग द डेसिमल वैल्यू। अब जब हम थोड़ा कहीं कहीं पे प्रोग्राम में आ रहा होगा तो मैं अकॉर्डिंगली थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे स्पेसिफिकली किसको यूज करना। वैसे नॉर्मल फ्लोट वैल्यू के लिए आप इनमें से कोई भी लगाओ, नॉर्मल इंटीजर वैल्यू के लिए इनमें से कोई भी लगाओ तब भी चलेगा, वो सही है। सो दीज आर डाटा टाइप भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इंटीजर डाटा टाइप क्या होते हैं, इंटीजर डाटा टाइप में जैसे ऐसे वैल्यू आएंगे 1, 2, 35 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। फिर आपका -7 ऐसे कुछ डाटा आ जाएंगे। इसके लिए मेमोरी में कितने बाइट इसकी स्पेस लेती है डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर, हालांकि मैं फिलहाल के लिए 2 बाइट लिख दे रहा हूँ, तो इतनी स्पेस कंज्यूम्ड होती है। इसमें कैसे वैल्यू आते हैं, इसमें आपका 3.14 कोमा या 3.4 कोमा 6.7 राइट, ऐसे कुछ डाटा वगैरह आएंगे। इसके लिए अप्रोक्सीमेटली मैं 4 बाइट की स्पेस लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। इसके बाद फिर क्या, इसके बाद कैरेक्टर आता है या अल्फाबेट आता है, जिसको मैं, चलो मैं इधर लिख रहा हूँ, कैर आता है, कैर आता है, ठीक है। अब कैरेक्टर टाइप को प्रिंट करने के लिए हम जो यहाँ पे %c से इसको या तो स्कैन करते हैं या प्रिंट करते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा a कोमा आपका b राइट। और अगर किसी नंबर को भी हम डबल कोट्स में एज एन कैरेक्टर इन कराना चाहें तो वो हो सकता है। एंड द स्पेस फॉर दिस इज 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट की स्पेस ये लेता है। चलो यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद फिर हम बात करते हैं थोड़े बड़े इंटीजर की। ओके, बड़े इंटीजर मतलब कि अगर हमने, या चलो मैं स्ट्रिंग लिख लेता हूं पहले, हमने यहाँ पे लिखा कोई वर्ड को हमें एक साथ ये करना है, वर्ड को करना है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे कैरेक्टर ही बता रहा हूँ या स्ट्रिंग लिख ले रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग नहीं लिखते हैं यहाँ पे, कैर लिखते हैं, मैं सिर्फ दोनों अलग अलग समझने की। कैर लिखा हमने, इसको जो हम स्कैन करेंगे %s से करेंगे। जैसे कि आपने प्रोग्राम में पूछा व्हाट इज योर नेम, किसी ने पूरा नेम टाइप कर दिया लक्ष्य, तो वो उसको इन कैसे कराएंगे हम, या उसको स्कैन या प्रिंट कराने के लिए क्या कंसेप्ट होगा। सो दैट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड इज %s। जैसे इसमें मैंने क्या लिख दिया, ऐसे करके पूरा लक्ष्य, ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ लिख दिया क्वांटम, ऐसा कुछ, ठीक है। इसकी जो स्पेस होगी ये डिपेंड करेगा हम कितने स्पेस का बना रहे हैं। कैरेक्टर का हमने 8-10 वर्ड को स्टोर करने वाला बनाया है, या फिर तो हम 15-20 को स्टोर करने वाला बनाया है, तो इट जस्ट डिपेंड कि हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे इसकी साइज डिफाइन होंगी। अभी क्या, अभी थोड़ा सा हम कंसेप्ट जानते हैं लॉन्ग इंट का। लॉन्ग इंट का, अब लॉन्ग इंट में क्या होगा, लॉन्ग इंट में जैसे कि मैंने बोल दिया कि थोड़े बड़े बड़े वैल्यूज राइट, अब बड़े लेवल पे चले जाते हैं, तो उस जगह पे आप लगाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर LD, ठीक है। जैसे मान लो कि कई बार एक प्रोग्राम बनता है फैक्टोरियल का, सो दिस इंटीजर वैल्यू कैन स्टोर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5536 से 35 ऐसा कुछ होगा, नहीं 65,000 सॉरी, 65,536 से 35 ऐसा कुछ होगा। थोड़ा थोड़ा कुछ चीजों को क्लियर करना। अब कई बार कैलकुलेशन के दौरान इससे बड़ी वैल्यूज जा रही है तो वी कैन यूज %LD, यहाँ पे % भी लगाना, % भी लगाना, ठीक है, ऐसा कुछ। जैसे यहाँ पे आपने रेंडमली एक वैल्यू दिया दिस कोमा, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर, तो इसको जो स्टोर नहीं कर पाएगा वो वेरिएबल, तो इसके लिए आप लार्जर वैल्यूज को असाइन करते हैं, ठीक है। अभी आपका जो है डबल आता है, ठीक है। अच्छा, इसके साइज भी बताने थे मुझे, डबल आता है, ठीक है। सो इट विल कंज्यूम, बोथ विल कंज्यूम, लॉन्ग इंट आप यूज कर रहे हैं, डबल विल यूज कर रहे हैं, आप 8 बाइट लेगा, ठीक है, 8 बाइट की स्पेस लेगा। और डबल के लिए हम क्या यूज करेंगे जनरली, फॉर्मेट स्पेसिफायर, किसी को आइडिया? अच्छा, ये सब पढ़ा है क्या आपने यूनिवर्सिटी में या नहीं पढ़ा? तो देखो, अगर आप डबल टाइप का डिनोट कर रहे हैं तो आपको %, और यहाँ पे आइदर स्मॉल l यूज करो, ऐसे कुछ चीजों का आप यूज कर सकते हैं। मैं LD यहाँ पे लॉन्ग इंट के लिए लिख रहा हूँ,
बट डबल टाइप के वैल्यू के लिए वैसे यूज कर सकते हैं, या फिर परसेंट एल एफ यूज कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ। फ्लोट का वैल्यू है तो एल एफ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। इसके बाद क्या, परसेंट आपने एल ई यूज कर लिया, ठीक है, कभी परसेंट एल एफ यूज कर लिया, ऐसा कुछ। तो कैपिटल एल का मतलब होता है उससे भी और बड़ा वैल्यू, स्मॉल एल का मतलब होता है उससे थोड़ी छोटी वैल्यू। अब डबल को थोड़ा सा समझते हैं कि नॉर्मल डबल में और फ्लोट में क्या डिफरेंस है, कई बार लोग पूछते हैं। अब इसमें वैल्यू क्या होंगी, वैल्यू आपका ऐसे ही कुछ होगा, जैसे मैंने 23 पॉइंट दिस इज ऐसे लिखा, कोमा 2 पॉइंट दिस इज ऐसे, ये डबल का आपका जो है मैंने कुछ ये लिख रखा। क्या लोग पूछते हैं कि डबल और फ्लोट में क्या डिफरेंस है, ऐसा कुछ पूछते हैं। 8 बिट तो मैंने बता दिया, एंड आपको सिग्निफिकेंस अगर इंटीजर के लिए भी ऐसा कुछ आ रहा है तो आप इंटीजर में यहाँ पे स्मॉल एल ना लिख के कैपिटल एल लिख सकते हैं, या फिर फ्लोट के लिए भी अगर आपको डेसिमल टाइप के बहुत बड़े वैल्यू को स्टोर करना है तो छोटा स्मॉल एल एफ ना लिख के बड़ा एल एफ लिख सकते हैं, या बड़ा एल ई भी लगा सकते हैं, जो मैंने ऊपर में लगाया है ये ई जी के साथ में आप एल को कंटिन्यू करते हैं, एल छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब एक मेजर डिफरेंस जो हमें पढ़ना होता है कि आप डबल और फ्लोट में डिफरेंस बताएं। तो जनरली जब हम फ्लोट लिखते हैं तो फ्लोट में जो वैल्यूज असाइन होती है, जैसे 1 3.2456 ऐसा कुछ करके, तो ये 2 to 4 डेसिमल वैल्यू तक जाता है, उसके बाद के वैल्यूज को ये प्रिंट नहीं करता है। अगर आपको आगे तक के डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करना है या फिर प्रिंटिंग करना है, देन यू विल हैव टू यूज डबल, तब उस केसेस में आपको डबल यूज करना पड़ेगा। देखो मैं नोट्स बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लिखाता हूँ, तो आपको समझते चलने हैं, और जो आपने समझे उसके बेसिस पे आप खुद ही नोट्स भी बनाते चलना है एक तरीके से। मैं इसको अपलोड कर दूंगा उसी के आगे वाले सीक्वेंस में, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। इसके बाद कुछ कंसेप्ट आपके आते हैं कि साइन इंटीजर के लिए, अनसाइन इंटीजर वगैरह के लिए जो परसेंट यू वगैरह यूज होता है, तो उन सबको आगे हम लोग जानेंगे। वैसे लाइक आपका जो है आपको ऑक्टल वैल्यू को प्रिंट आउट कराना है, ऑक्टल वैल्यू कराना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, परसेंट ओ यूज करेंगे, परसेंट ओ यूज करेंगे। अब ऑक्टल वैल्यू पता होगा शायद आप लोगों को। इसके बाद फिर आपको जो है हेक्साडेसिमल को प्रिंट आउट कराना है, हेक्साडेसिमल को प्रिंट आउट कराना, ये क्वेश्चन बेस्ड जहां पे आएगा मैं आपको बता दूंगा। आप इसके लिए परसेंट एक्स को यूज करते हैं, परसेंट एक्स आप यूज कर रहे हैं स्कैन करने के लिए या फिर तो प्रिंट करने के लिए। फिर लॉन्ग डबल भी आपका एक होता है, राइट। लॉन्ग डबल के लिए जैसे एक नॉर्मल डबल लिया, तो नॉर्मल डबल में आप स्मॉल एल एफ को यूज कर रहे हैं। दिस वन जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये सब थोड़ा माइनर है, प्रोग्राम में जैसे सब बढ़ेंगे इसको हम कहेंगे लॉन्ग डबल। ये डबल फिर मतलब थोड़ा और बड़ा ये, ठीक है, लॉन्ग डबल, लॉन्ग डबल ऐसा कुछ। तो दिस वन इज लॉन्ग डबल। आई गेस कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। किसी को यहाँ तक में कोई डाउट है? देखो इसके जो यूजेस आएंगे बाद में हम कुछ और देखेंगे, लेकिन हम लोग को कोर लेवल पे प्रोग्रामर नहीं बनना है, तो इतना आ जाए बस जिससे कि हमें प्रोग्रामिंग से डर ना लगे, हम पास हो जाए और बेसिक्स लेवल के इंटरव्यूज क्वेश्चन या फिर पैकेजेस वगैरह में इतना क्वेश्चन वगैरह हम बता पाए, उससे सिर्फ हमें मतलब है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे बताओ किसके क्लियर है किसके नहीं है। ये तो रिकॉर्डेड चले जाएंगे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आप उसी टाइम पे आप नोट्स वगैरह भी बनाते चलना। क्लियर है यहाँ तक सबका? लॉन्ग इंट रिपीट कर दूं। लॉन्ग इंट में ये होता है कि अगर हमने नॉर्मली कोई इंटीजर वैल्यू पे आप मैक्सिमम बड़ा नंबर रखना चाहिए, जैसे x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 10, वो रख लेगा उसको, x इज इक्वल टू 10,000 रख लेगा वो। लेकिन 65,536 जैसे 6-7 डिजिट का कोई नंबर को वहां पर असाइन कर दो, तो उसको आप करा के देखना, उसमें थोड़ा दिक्कत देगा। आगे हम लोग देखेंगे बीच बीच में ऐसा कुछ सिनेरियो आ ही जाएगा फैक्टोरियल वगैरह या कुछ कैलकुलेशन कराने के दौरान में, तो उस टाइम पे हमें चेंज करना पड़ेगा। बट अभी आपको ऊपर ऊपर याद रहे उसके लिए मैंने एक बार बता दिया इसको कि ये सारे आपको यूज करने पड़ेंगे। अब स्कैनएफ जो फंक्शन है ना, स्कैनएफ के लिए आपको स्कैन करने के लिए हमेशा ही ऐसे एड्रेस लगाना पड़ेगा, ये एड्रेस आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप वेरिएबल का नाम देंगे कोमा लिख के। तो ये कैसे यूज करना है वो भी हमने देख लिया। सो दिस इज डन। अभी हमें छोटे छोटे प्रोग्राम करने हैं जो कि जिसमें कि कुछ भी नहीं आता। तो मुझे, आप लोग अभी लैपटॉप तो ओपन किए नहीं होंगे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। अगर मैं एक प्रोग्राम बोलूं कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, तो आप कैसे सोचेंगे इसके लिए? अभी अनम्यूट वगैरह रखना, ठीक है, या जिनको बताना होगा अनम्यूट करके बताना, ताकि मुझे बेहतर समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ सर्कल निकालना कितने लोगों से हो पाएगा मुझे बताना जरा एक बार। और आज के सेशन के बाद कल तक में पूरा प्रोग्राम करना, ठीक है, भर भर के क्वेश्चन वगैरह करना इसमें। तो 1 से 2 घंटा आपका डेली का प्रोग्रामिंग में जाना चाहिए। और आप कोशिश करना अपने लैपटॉप में धीरे धीरे 10 फिंगर टाइपिंग करो, नहीं तो आप टाइपिंग बहुत स्लो करोगे।
अभी ऐसा होता होगा आपका क्या कि कीबोर्ड में ढूंढ रहे हो आप कहाँ पे ए है, कहाँ पे बी है, कहाँ पे सेमीकोलन, और एक उंगली लेके जा रहे हो, दूसरी उंगली से लेके जा रहे हो, वैसे चल रहा हो, वैसे काम नहीं चलेगा। तो अभी से हैबिट में डालोगे तो आपका सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक आते आते जो है आप मल्टीपल फिंगर से टाइप कर सकते हैं, और आपकी स्पीड भी इंक्रीज कर जाएंगी। बाद में आपको कम टाइम मिला टाइप करने के लिए प्रोग्राम में, तो कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए अच्छा, इतने लोगों से हो पाएगा, बाकी लोगों से नहीं हो पाएगा क्या? जिससे नहीं हो पाएगा मुझे बताना जरा, मुझे फोकस उन पे करना है जिनसे नहीं हो पाएगा। एरिया ऑफ सर्कल निकालो, यस और नो लिख देना इसमें मुझे, तो ज्यादा हैंड राइजिंग में पता नहीं चलेगा। ओके, एरिया ऑफ सर्कल नहीं हो पाएगा, चलो कोई नहीं। 2 से 3 दिन के सेशन के बाद ऐसे बेसिक्स प्रोग्राम सबसे होने चाहिए। तो अभी वत्सल और दीपक आप अपना अनम्यूट रखना, मैं आप लोगों के हिसाब से डील करूंगा, आपको सारे जवाब देने हैं कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर नहीं समझ पाए ना, तो इससे ज्यादा टाइमिंग देकर, इससे ज्यादा बेसिक्स दे के आपको कोई नहीं समझाएगा। आप प्रतिष्ठा प्राण गंवाने के चक्कर में रह जाओगे, सारे लोग फर्स्ट ईयर में हो, इसीलिए कोई हेजिटेशन मत करना, ढीठ बन जाओ कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या माइनर प्रॉब्लम्स आ रही है। आप टीचर्स को नहीं बता पा रहे हो, मुझे बता देना कि किस जगह पे और आपको ज्यादा दिक्कत, पर्सनली कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा, बट सीख लो। कई बार लोग फाइनल ईयर तक उसे इज्जत बचाने के चक्कर में जो है कि लोग क्या सोचेंगे, बैचमेट्स क्या सोचेंगे, वो जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं, इसके चक्कर में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालने जा रहा हूं, मुझे आप दोनों जवाब देते जाना। मैंने देर सीपीपी ओपन करा, तो मैं इसको पूरा मिटाता हूं। ठीक है, इसको ही मिटा दे रहा हूं, आप इसको समझ लेना। चलो फिलहाल के लिए मैं इंट लगा दे रहा हूँ, ठीक है, इंट, और इंट लगाऊंगा तो रिटर्न 0 लगा रहा हूँ। क्यों, क्या, कैसे, जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, इतना कि आपको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा पूरा फंक्शन का। और खुद का इधर आप जो लिखते हैं ना इंट मैन, मेन को भी चेंज कर दो, उतना तक बताऊंगा, मेन को भी किया जा सकता है कि आपने मेन को ही चेंज कर दिया, कुछ और काम काट लिया, तो हम पूरा ही नक्शा ही पलट देंगे प्रोग्राम का, सामने वाले इंसान को देख के समझ भी नहीं आएगा। आपने जो प्रिंटफ यूज करते हैं, प्रिंटफ को ही बदल दो, आप लक्ष्य लिखो तब वो प्रिंट करेगा, सब कुछ छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो फंक्शन में मैं सारा डिटेल बताऊंगा उसको। अभी हमने इंट मैन लिखा, ठीक है। अभी यहां तक समझ में आया वत्सल, आप लोग दोनों को जिन्होंने लिखा था, यहां तक तो लिख लेंगे आप? यस सर। पक्का? दीपक? ये तो आपने पहली वीडियोस में पढ़ाया था। हाँ, इंट मैन और रिटर्न 0 को भी भूल जाओ, उसको डिटेल में पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं बताया। अभी के लिए ये डाला, और उसके बाद फिर बोले इतने आते हैं, मुझे क्लियर करो, वॉइस अच्छे जा रहा है, कॉल आने पे ना थोड़ा वॉइस नहीं आता है। एम आई ऑडिबल गाइस? अच्छा ठीक है, चलो। तो यहां तक लिख लिया हमने, इसके बाद कैसे सोचना है देखो, ठीक है। अभी इसके बाद हम यहाँ पे सोचेंगे हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। अब आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं इधर कमेंटेड लाइन में लिख रहा हूँ, एरिया बराबर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो नहीं लिख सकते, तो 3.14 लिख सकते हैं, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर, ये होगा। तो तुम्हें जो निकालने को दिया जाए पहले तुम उसको सोचो। एरिया इज इक्वल टू 1 अच्छा गलती है, 3.14, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। अब यहां से सोचना शुरू करना। अब तुम्हें दो चीज सोचनी है कि क्या हमें प्रोग्रामर जिसने बनाने को बोला उसने ये बताया कि रेडियस कितना होगा, या फिर तो रेडियस हमें यूजर से पूछना है। मैंने बोला यूजर से पूछना है, तो तुम्हारा दो काम होना चाहिए सबसे पहले तो, कि सबसे पहले मैं रेडियस पूछ लेता हूँ यूजर से, ठीक है। तो पहला हम गए, इतना लिखने का कुछ मत सोचना, सिंपली प्रिंटफ लिख देना। पूछना है तो प्रिंटफ यूज करेंगे, उसको स्टोर करना है तो स्कैनफ यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले ही पूछ दिया, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब सामने वाला बंदा है, दबाएगा वो कुछ ना कुछ रेडियस तो प्रिंट करेगा ही करेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं उसको फ्लोट वैल्यू मान लेता हूँ, कि मैं मान लेता हूँ कि वो कुछ पॉइंट वाला भी नंबर दे सकता है। तो स्कैनफ लिखा मैंने, स्कैनफ लिखने के बाद अगर उसने प्रेस कर दिया होगा, मान लेते हैं प्रेस किया होगा 4.5 प्रेस कर दिया होगा, ऐसा कुछ, ठीक। तो वो तो फ्लोट वैल्यू डेसिमल वाला है, और डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम %f लगाते हैं, अभी हमने सीखा। तो यहाँ पे इधर %f या %d अपने हिसाब से लगाओ, फिर हम कोमा देंगे। अब इसको कहाँ पे मैं रखूं, इसको सामने वाला नंबर तो दबाया होगा, अब इसको मुझे रखना पड़ेगा। तो एड्रेस ऑफ आर में रख दिया मैंने, क्योंकि मुझे रेडियस चाहिए था इसीलिए। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ क्या कि इस प्रोग्राम में पहले से आर नाम का कोई घर था क्या जिसमें गया होगा। मैंने आर का रेडियस तो दे दिया, बट आर नाम का घर तो था ही नहीं। अब हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे सोचेंगे, अच्छा फ्लोट आर दे देते हैं हम,
फ्लोट आर दे देते हैं, ऐसा हमने बना दिया। ठीक है, इसके बाद अगला सोचेंगे, आगे हम पहले से कुछ नहीं सोचेंगे। तो हमारा पहला काम था क्या, हमने दिमाग में चलाया कि एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर होता है। ओके, तो हमने आर पहले पूछ लिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, आप सीधे एरिया लिख दो ऐसे, एरिया इज इक्वल टू 3 एरिया नाम का एक घर होगा जिसमें आपने क्या करा दिया, आर इंटू आर करा दिया आपने ऐसा। लेकिन फिर आप सोचने में पड़ गए कि आर में तो वैल्यू चलो ठीक था, 4 इंटू हो जाएगा, बट एरिया नाम का क्या घर बनाया था क्या, नहीं बनाया था। तो ऊपर में जाके एक इधर और ऊपर ऐसे करके एक और फ्लोट लिख दिया, फ्लोट एरिया, या फिर तो कोमा देख के वहां पे एक ही साथ एरिया पे लिख सकते थे, बस बात खत्म। तो एरिया नाम के बॉक्स में ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट करके डाल दिया होगा। अब हमारा अगला काम क्या हो गया, फिर सिर्फ उसको प्रिंट कर देना है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, हम एरिया को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ, और यहाँ पे हमने दिया एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू %d। वाई %d, अभी तक तो हमने नहीं डाला था %d वगैरह ऐसा कुछ। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा वाई %d, क्योंकि हम जब भी सिर्फ मैसेज प्रिंट आउट कराते हैं ना, तो प्रिंटफ में % लगाने का कोई नीड नहीं होता है। नहीं तो अगर कोई वैल्यू प्रिंट आउट करा रहे हैं तो हमें %d लगाना पड़ता है। अब जहां पे हमने %d लिख रखा है वहीं पे हमारा उसका वैल्यू प्रिंट होगा। तो इसके अंदर हमने लिखा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, जो वैल्यू आया था एरिया ही ये समझ लो, लेकिन हम जहां पे एरिया प्रिंट आउट कराना चाहते हैं वहां पे %d लिखेंगे या %f लिखेंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे %f लगाया, फिर कोमा देख के क्या करेंगे, कोमा देख के एरिया की वैल्यू को ले वहां पे प्रिंट कर दे। तो आपको ऐसा समझना है कि %f एरिया ही है, इसको जो है एरिया ही समझो आप, एरिया की जगह में आपका ये एरिया चला जाएगा। दैट्स इट, यहाँ पे हमें समझ में आ गया। तो इसको आप सिंपली रन करो, सेव करके, सेव किया, एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा आई गेस। हमने यहाँ पे डाला 5.6, हिट एंटर किया तो ये 98.470398। तो देखो कितने डेसिमल वैल्यू तो आ रहा, 2 2 4 2 6 तक दे दिया इसने, राइट। मतलब ये पूरा, ये कंपाइलर आपके फ्लोट के मैक्सिमम वैल्यूज तक भी काउंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे LF लगा दूं तो अच्छा, नहीं क्या पता एग्जैक्ट वहीं तक जा रहा हो। ऐसा कुछ डिवीजन कराना जिसमें कि 8-10 तक खत्म ही ना हो डिवाइड करा के, फिर देखना कि फ्लोट में वहां तक आ रहा है कि आपको LF लगाना पड़ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। ये सब छोटे मोटे टेस्टिंग आप कर सकते हैं। तो वत्सल और दीपक, आपको समझ में आया एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे? यस सर, आ जाए, पक्का बन जाएगा। हाँ जी। अब मुझे बताना, अब मैंने बोला आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू होता है क्या, P इंटू R इंटू टी, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आपको ये निकाल के बताना है। तो कितने लोगों से बन जाएगा बताना जरा मुझे। पक्का दीपक बन जाएगा अभी ये? वत्सल आपसे? अच्छा, अभी बताओ किन लोगों से नहीं बनेगा। पेंट में कुछ किया था क्या, पेंट में ये वाला, ये जाएंगे, रिकॉर्डेड जाएंगे अपलोड। अभी जस्ट आपका सेशन खत्म होगा ना 9 बजे से पहले, मैं बिना एडिट के डालूंगा इसको, ठीक है, ऐसे डाल देता हूँ। इसलिए आपने देख रखा होगा, जो इन स्टूडेंट्स को थोड़ा क्या देव C++ दिखा दीजिए सर एक बार, वो क्वेश्चन देखना था। ये वाला मैंने बोला SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बन जाएगा पक्का? यस सर, ट्राई तो कर लेंगे, वैसे बन जाएगा। जैसे अगर इसी अकॉर्डिंग करेंगे तो बन जाएगा वैसे। तो सोच सोच के बनाना। और मैं एक और चीज बोल रहा हूँ, अभी जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, एक एक स्टेप में। पता है ये ना जो हमारा C प्रोग्रामिंग है, ये आपका कंपाइलर यूज करता है, लेकिन भी ये इसका लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है। पहले इस लाइन पर एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। तो आगे चल के ये लाइन बाय लाइन वाला कंसेप्ट बड़ा आएगा। आपने ऊपर नीचे कुछ लिखा तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, इसलिए एक एक लाइन करके सोचते जाना। अभी इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं अगर बताऊं तो कैसे करेंगे, हमने इसको पूरा मिटा दिया। यहाँ से देखो, मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ पूरा। एक और प्रोग्राम बताता हूँ, इसके बाद फिर आपको 5 प्रोग्राम सेम बेस पे टास्क जाएगा। और पूरी प्रोग्राम मुझे कंप्लीट चाहिए। कल आप स्कूल पे जाते हो तो लैपटॉप लेके जाना, फ्री टाइम पे बैठ के 5 प्रोग्राम करके रखना, और फिर मुझे ग्रुप में अपडेट देना। जिन लोगों के हो जाएंगे तो 5 प्रोग्राम जो रन होगा, तो इधर प्रोग्राम और इधर इसका रन वाला मॉड्यूल, इसका फोटो ले लेके वहां पे भेजते जाना। समझ गए टास्क? इसको समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम
थोड़ा आगे आते हैं। तो हमारा एक बेस प्रोग्राम जो आपको दिया जाएगा जिसमें सिंपल प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज होगा, आप समझ समझ के लिखना सीख गया। और पता है अगर इसको आप समझ समझ के लिखना सीख रहे हैं ना तो यही काम आएगा। कोई भी लॉजिक अभी फॉर लूप वगैरह पे जाएंगे बाकी जगह पे कि इसको रटा रटाया ऐसे ही लिखना है ऐसे लिखना है, वो आपको कभी याद नहीं रहेगा। भले लंबा लगेगा लेकिन आप समझ समझ के लिखो। मैं कंडीशनल स्टेटमेंट भी वैसे ही कुछ बताऊंगा कि आप उसको समझ समझ के खुद ही से लिख लो। तो मैं इसको कैसे सोचूंगा, अगर मैं आपके जगह पे होता तो ऐसे सोचता, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मतलब मुझे प्रिंसिपल रेट और टाइम तो पता ही नहीं है, तो पहले पूछना पड़ेगा। तो मैं पूछूंगा ऐसे करके प्रिंटफ, और उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे लिखूंगा एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। आप चाहो तो एक साथ पूछ सकते थे लेकिन मैंने एक एक करके पूछ लिया, एक एक करके पूछ सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद इसको आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, फिर सामने वाला बंदा तो कुछ प्रेस करेगा, तो मैंने स्कैनफ और प्रिंसिपल अमाउंट को मैं मान लेता हूँ कि वो इंटीजर टाइप का प्रिंट करेगा, तो मैंने %d लिख लिया क्योंकि वो कौन सा टाइप का है मुझे बताना पड़ेगा। फिर एड्रेस ऑफ मैंने p में डाल दिया, p नाम का। अब p नाम का घर तो मैंने बनाया ही नहीं, तो मैं ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा इंट p ने बना दिया मैंने ऐसे करके। अब नीचे आऊंगा, ये तो ले लिया होगा मैंने। इसके बाद फिर क्या, इसको लेने के बाद आप दोबारा से पूछ लो उससे, मुझे तीनों चीज चाहिए। प्रिंटफ ऐसे करके आप सोचते जाओ पूरा, पहले अगर मुझे वो निकालना है तो तीनों चीज पूछना पड़ेगा। प्रिंटफ एंटर रेट, तो वो सामने वाला बंदा प्रेस करेगा। अब इसको न्यू लाइन वगैरह कर लेना, तो मैंने यहाँ पे स्कैनफ किया। अब रेट भी मैं चाहता हूं, अच्छा वो फ्लोट वैल्यू का हो, तो मैंने यहाँ पे ऐसे दिया और %f दे दिया, और इसको मैं दिखाऊंगा एड्रेस ऑफ r में चला जाए रेट, ठीक है चला गया होगा। फिर क्या, अब तीसरा वैल्यू मुझे पूछना है, फिर से पूछूंगा मैं उससे printf, और यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, इंटर टाइम, ठीक है। अब टाइम को मैं लिखना चाहता हूं कि वो इंटीजर वैल्यू में जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कैनफ, क्योंकि टाइम वो पॉइंट में नहीं देगा, 2.5 ईयर ऐसा कुछ नहीं देगा, मैं बोल रहा हूँ। तो उसने हमने लिख दिया %d, और इसको हम डाल देते हैं एड्रेस ऑफ टाइम के अंदर में। लेकिन मैं जिसके अंदर में डालता जा रहा था, आर और टी नाम का घर तो हमने बनाया ही नहीं था, तो ऊपर जाएंगे हमें याद आएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर दे देंगे कोमा टी भी दे देंगे, ऐसे करके हमने इसको डिफाइन कर दिया। बट इसमें क्या था, इसमें हमारा आर जो है फ्लोट टाइप का था, तो इसको यहाँ पे नहीं देंगे, इसको हमने यहाँ पे मिटा दिया। नीचे जाके फ्लोट टाइप का हमने आर दे दिया, फ्लोट आर दे दिया ऐसे। चलो इतना तक हमें समझ में आ गया। अब हम जब सब सारा कुछ हमने जब पूछ ही लिया होगा, तो इसके बाद क्या करना था, कुछ नहीं करना था, एक एसआई नाम का कुछ वेरिएबल बनाओ इज इक्वल टू ऐसे p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ऐसे सिंपल करना था, और सेमीकोलन लगा दिया। हर लाइन के एंडिंग में आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। बट हम ये कैलकुलेट करा कि जिस एसआई नाम के घर पे डाल रहे हैं वो एसआई नाम तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एसआई नाम को भी डिक्लेयर कर देंगे कुछ ऐसा। अब जब एसआई नाम के घर में कैलकुलेट होके आ गया होगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ करा दूंगा। और अब इस टाइम पे हम जो है मैसेज प्रिंट आउट नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यू प्रिंट आउट कर रहे हैं। तो वैल्यू प्रिंट आउट करने के टाइम पे प्रिंटफ में %d ऐसे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज होता है। ऊपर देखो हमने प्रिंटफ करने के दौरान कोई %d वगैरह को नहीं डाला था, सिर्फ अगर हमें मैसेज प्रिंट करना है तो कोई हम %d %f को यूज नहीं करेंगे। बट स्कैनफ में हमेशा होगा, स्कैनफ कहीं पे भी कर रहे हैं तो आप उसको याद रखना है कि हमेशा %d %f यूज होगा। प्रिंटफ में हम जब वैल्यू को करेंगे, लाइक हमने यहाँ पे लिखा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू और यहाँ पे वो वैल्यू आ जाए, एसआई आ जाए, तो लो मैंने यहाँ पे एसआई लिख दिया। ये एसआई ही है लेकिन इसकी वैल्यू ये नहीं ले पाएगा, इसलिए कोमा लगा के हमने इधर एसआई लिया, ठीक है। अब वहां पे मैंने फ्लोट क्यों लिया बताओ एसआई के वैल्यू, क्योंकि आर हमारा फ्लोट था तो पूरा वैल्यू को डेसिमल में कर सकता था, नहीं तो फिर मैं उसको %d लिखता। तो ये हो गया, बस हमारा प्रोग्राम खत्म। ऐसे सोच सोच के हमने बना लिया। एक और एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइल एंड रन पे गए, और हमारा इसने पूछा प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने 2000 दे दिया, ठीक है। एंटर रेट इसने पूछा, रेट को मैं दे देता हूँ 3.2 दे देता हूँ, ठीक है। और इंटर टाइम मैं दे देता हूँ 5 ईयर के लिए, तो इसने दे दिया मुझे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 320 पॉइंट दिस ऐसा कुछ करके। तो ऐसे कुछ हमारा आएगा। ये नहीं समझ में आया, ये आया कि नहीं आया, किसको नहीं आया सिंपल इंटरेस्ट, आ गया पक्का। चलो अगर ये आ गया होगा तो आज का ये बेसिक टास्क पे आपको कुछ प्रोग्राम दिया जा रहा है जिनको आप बनाएंगे।
मैं इसको मिटा रहा हूं। इसको मैं मिटा रहा हूं। और यहाँ पे कुछ टास्क दिए जा रहे हैं आपको। टास्क मैंने यहाँ पे दिया, टास्क यहाँ पे दिया, ठीक है। पहला प्रोग्राम, पहले तो ना आपका टास्क क्या रहेगा, जो हमने प्रोग्राम करे उसको ही वापस से समझ समझ के दोबारा से करना। अब मैं WAP लिख रहा हूं, मतलब राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया पे स्क्वायर निकालना है आपको। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कोई बताना जरा। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम क्या लिख ले, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ये 3 प्रोग्राम सबसे बन जाएगा, क्या लगता है, किससे नहीं बनेगा? डिटेल्स जो है आस्क फ्रॉम यूजर है, जो चीजें आपको चाहिए यूजर से पूछो और बनाओ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और वो करके डाल देना उसमें ग्रुप में। चलो अभी मुझे बताओ किससे नहीं होगा, या फिर मैं समझू सबसे हो जाएगा। बना लेंगे क्या दीपक एंड वत्सल, समझ समझ के, सोच सोच के। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में 2 दिन तक तो लगेगा, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा हमारा बढ़ेगा। अभी ये बताओ मेस टाइमिंग में कितने बजे जाना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि 7:23 ऑलरेडी हो रखा है। 7 बजे जाते हो, इतना लेट से उतने जल्दी जाते हो क्या? अच्छा 7 to 9 है ना, ठीक है। तो अच्छा, एक मैं थोड़ा सा कंसेप्ट डाल के आपको बता के जा रहा हूं। यहाँ पे मैं अगर इसके जगह में ऑटो लिखूं, तो कोई गड़बड़ है क्या? ये यहाँ पे अगर मैं ऑटो लगा दूं, ऑटो इंट PT, तो कोई गड़बड़ है क्या? प्रोग्राम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम तो सही है, आगे भी सही आएगा, छोड़ो, रन कराने की जरूरत है नहीं, राइट। अभी यहाँ पे मैं एक्सटर्न यूज करूं तो गड़बड़ है क्या? नहीं गड़बड़। अगर यहाँ पे मैं रजिस्टर लिखूं तो गड़बड़ है क्या? नहीं गड़बड़, सब सही है। तो हम नॉर्मली ऐसे कुछ वेरिएबल्स को यूज क्यों नहीं करते डिक्लेयर करते के टाइम पे? सो द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मैं इस कहानी को यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा, वाई हम कल पढ़ेंगे इसी चीज को, अभी ज्यादा टाइम चला जाएगा। अभी इसके पीछे कंसेप्ट ये है ना कि अभी आपने देखा होगा, आप जब 3rd ईयर पे जाएंगे तो आपको एल्गोरिदम पढ़ना पड़ेगा, कंपाइलर डिजाइन पढ़ना पड़ेगा, राइट। या कभी आपको एक और रियल टाइम एग्जांपल दूं तो कुछ एप्लीकेशन या कुछ डेवलपर इतने स्मार्ट होते हैं उनकी कोडिंग में, उनको हर चीज की नॉलेज होती है, तो वो चाहते हैं कि उनका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है ना बहुत कम से कम मेमोरी ले और फिर ज्यादा आउटपुट दे और अच्छे तरीके से चले। आपने देखा होगा कुछ कुछ एप्लीकेशन जो है 200 MB की फाइल लिए हुए हैं
और बहुत स्लो चल रहे हैं, या फिर तो उतना ही फंक्शन दे रहे हैं। और कभी कभार आपने देखा होगा इतने बड़े लेवल का कोई एप्लीकेशन या कंपनी चलती है, उनके एप्लीकेशन जो है सिर्फ 10 MB 20 MB में इतने सारे फीचर्स को अलाउ कर दे रहे हैं, या उनका लोडिंग टाइम जो है वो फास्ट रहता है, या फिर तो एग्जीक्यूटिंग टाइम जो होता है वो फास्ट होता है, किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो वो रिस्पॉन्सेस फास्ट होता है आपका। तो आप जो है कभी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाएंगे, मैं लास्ट में सी प्रोग्रामिंग की आपको बात बताऊंगा कि सी ग्राफिक्स कैसे डिजाइन करा जा सकता है, बनाए तो इससे भी जा सकता है, लेकिन कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे देना पड़ेगा। अगर बनाना होगा ऐसा कुछ प्रोजेक्ट वगैरह तो मैं पाइथन पे कराऊंगा, सी प्रोग्रामिंग थोड़ा लेंदी लगता है मुझे बनाने में। तो उस पर क्या होता है कि आपको इस तरीके के वेरिएबल का नॉलेज नहीं है ना, तो आप फास्टली नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ आपको प्रोग्राम में, यहाँ पे मैंने सेम जगह पे जाके इंट जो लिखा है मैंने, मैं यहाँ पे लिख दूं रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, तो पता है ये जो वेरिएबल बनेगा और इसमें जो प्रोसेसिंग चलेगी ना काफी फास्ट चलेगा। अब इस चीज का जो हम एग्जांपल है वो कल देखेंगे। मैं सेम प्रोग्राम करूंगा, एक बार मैं नॉर्मल इंट डाल के सेम प्रोग्राम को करूंगा और दूसरे टाइम पे उस वेरिएबल को चेंज कर दूंगा उसके नेम को, और हम तब देखेंगे एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगा रहा है। जो यहाँ पे लिखा आता है ना कि प्रोसेस एग्जीक्यूटेड आफ्टर द 13.87 सेकेंड, ये सेकेंड आप देखोगे थोड़ा सा घटे, क्योंकि एक ही दो वेरिएबल है वैसे। लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल का हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उन जैसे एक्स्ट्रा हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में वर्ड्स को यूज किया, तो वो उसका थोड़ा एग्जीक्यूशन टाइम को फास्ट बना देता है। क्यों? क्योंकि हमें अभी तक पता है कि जो भी मेमोरीज हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल में, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होने के टाइम पर रैम में लोड होता है कोई भी सॉफ्टवेयर, फिर एग्जीक्यूट होता है। बट जो हमने मेमोरी एलोकेट किया ना x=5, तो रैम की मेमोरी कंज्यूम करता है। अब अगर हम वहां पे रजिस्टर लगा रहे हैं, एक्सटर्न लगा रहे हैं, तो कहीं और का मेमोरी या किसी और तरीके की स्पेस का मेमोरी को यूज करता है उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, एलोकेट करने के लिए। अब वो किस लिए फास्ट होता है, किस लिए फास्ट नहीं होता है, तो इन चीजों को हम जानेंगे कल। तब तक के लिए टू बी कंटिन्यू। तो कल का क्लासेस काफी इंटरेस्टिंग होगा सी प्रोग्रामिंग में, कि आखिर कैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को जो है थोड़ा फास्ट बनाया जाता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज किया जाता है। ये हमारा थोड़ा आइडिया देगा, जो कि हम पढ़ेंगे स्टोरेज के क्लासेस को, कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का मेमोरी जो है वहां से एग्जीक्यूट हो, यहाँ से एग्जीक्यूट हो, ताकि एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा सा कम बने और हम कम मेमोरी में ज्यादा स्पीडली काम करा सके। फिर बाद में हम मेमोरी को भी कम करना सीखेंगे, कि हम इतना बड़ा स्पेस हम क्यों ही बनाएंगे एक प्रोग्राम के, ऐसे तो कितने सारे वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे एक छोटा सा गेम बनाने में। तो गेम ही हमारा 2-3 GB का चला गया, उतना GB का ना जाके हमारा छोटा सा बन जाए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? टास्क दिखाऊं? ये है टास्क। चलो, तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग टास्क को हम टू बी कंटिन्यूड के लिए छोड़ते हैं। और ये वाला सेशन जो है अभी 1 घंटा जितना टाइम लग जाए अपलोड होने में, तो मैं अपलोड कर दूंगा उसी प्लेलिस्ट में। इसको रिवाइज करके अपने प्रॉपर नोट्स वगैरह भी बनाते चलो। एंड हम वापस से मिलते हैं 9 बजे। 9 बजे भूलना मत। हमारा सिर्फ 15 से 20 मिनट का सेशन है। मैम के साथ बस एक बार इंट्रोडक्शन करा दो, ताकि बाद में मैम खुद ही ले लेगी क्लासेस वगैरह, मुझे बार बार हर दिन कनेक्ट नहीं होना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से आपको गाइड कर देगी फॉरेंसिक्स में क्या है क्या नहीं है, वो क्या बताने वाली है और वो कहाँ पे आपको यूज होगा वगैरह वगैरह। उसके बाद कल नाइट से या परसों नाइट से हमारे बग हंटिंग के क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। सो अभी एक्टिविटी इतनी बढ़ी हुई है कि आपको लगेगा यार मैं एक दिन में क्या क्या करूं, ये करूं वो करूं ये करूं, तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम तो मैं बोलूंगा हमारे जो कंटेंट्स चल रहे हैं उस पर आप ध्यान दो, यहाँ से आपकी नॉलेज अच्छी इंप्रूव होंगी। कॉलेज वॉलेज में आप ध्यान दे रहे हो तो उधर से भी फंसोगे और बाद में तो फंस ही जाओगे। तो यहाँ से कुछ हो ना हो एक लेवल तक तो पहुंच ही जाओगे अब। और वैसे भी हम ज़्यादा टाइम ले नहीं रहे किसी भी चीज़ को खत्म करने में, 1 से 2 महीना में सब खत्म करके बैठ जाएंगे हम। उसके बाद आगे ये काम करेंगे। पढ़ने वढ़ने वाला मॉड्यूल पहले ही खत्म करना है अपने को। ठीक है, चलो ओके देन, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मैं वापस आपको रिमाइंड करा दूंगा, कोशिश करना 9:95 में ज्वाइन कर लेना टाइम से। ओके देन गाइस।